whatever would be the consideration ना, it would be the base for calculation of number of shares या debentures, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जो भी कंसिडरेशन होता है ना, सारा के सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमको कितने डिबेंचर इशू करने हैं या हमको कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो अपन इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। जस्ट अज्यूम अगर अपन पार इशू की बात कर रहे हैं, मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू इशू अ डिबेंचर जिसकी केस में फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों इक्वल होती है। आई एम गोइंग टू राइट एफ वी एंड आई पी, ठीक है, जैसा आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक, ठीक है। फेस वैल्यू और इशू प्राइस अगर इक्वल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पार इशू। तो पार इशू के केस में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट परचेज कंसिडरेशन वुड बी डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ योर डिबेंचर। मतलब आपके एक डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है उसको आप क्या कर दो, उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किसको, कंसिडरेशन को। तो यू कैन ईजिली गेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। शेयर के केस में भी हमने यही करा था। अब हम बात करते हैं अगर हमने कभी डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर दिया तो, यानी कि अगर मान लो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो है वो कम है बट इशू प्राइस अगर ज़्यादा है तो इट वुड बी द केस ऑफ प्रीमियम। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला वही रहेगा, परचेज कंसिडरेशन वही रहेगा। अब उनको पहले कैसे डिवाइड किया था, फेस वैल्यू पे, पर अब अपन कैसे कर देंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट पे, ठीक है। जो इशूड प्राइस हो जाएगी हमारे लिए, क्या हो जाएगी, इशू प्राइस। यानी बेसिकली ध्यान ये रखना है कि हमको कैसे डिवाइड करना है, परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड करना है अपन को इशू प्राइस से। अगर फेस वैल्यू पे दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम पे दे रहे हो तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट से, यानी इशू प्राइस से आपको डिवाइड करना है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ क्या, कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। बट ये आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करा, मतलब कि केस हो गया ऐसा कि हमारे पास जो फेस वैल्यू डिबेंचर थी ना वो ज़्यादा थी बट हमारे पास इशू प्राइस कम थी, तो उस केस में बस यही ध्यान रखना है कि परचेज कंसिडरेशन को आप कैसे डिवाइड करोगे, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट यानी कि इशू प्राइस। हमेशा ध्यान रखिएगा परचेज कंसिडरेशन को इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं। अगर पार इशू है तो फेस वैल्यू से कर दो, अगर प्रीमियम इशू है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से कर दो, और अगर डिस्काउंट इशू है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से कर दो। दैट्स इट, यही बस ध्यान रखने वाली चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो अब अपन एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसके अंदर हमको सारी चीज़ें एक साथ निकालनी हो, यानी कि हम ले लेते हैं हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 21, ये है, ठीक है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है तो 21 क्या बोल रहा है, तो 21 क्वेश्चन ने सारी चीज़ें बता दी। क्वेश्चन ने बोला अ कंपनी परचेज असेट्स वर्थ ₹99,000। तो सिंपल सी बात है, एंट्री तो वही करेंगे जो पहले करते थे। कंपनी ने असेट्स परचेज किए 99,000 के फ्रॉम अनादर कंपनी। कंपनी का नाम नहीं दे रखा हमको, अगर नाम देते तो अपन वो देख ध्यान में रखते। आगे, इट वॉज अग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर। हमको काय में एडजस्टमेंट करना है, 11% डिबेंचर में, ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर कितने रुपए का है, ₹100 का है। मीन्स हमको ये क्लियर हो गया कि फेस वैल्यू 100 है। सो गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और प्रीमियम। तीनों केस दे दिए। फर्स्ट केस में क्या, पार इशू, यानी अपन को ध्यान ये रखना है कि 100 का डिबेंचर फर्स्ट केस में अपन काय पे इशू कर रहे हैं, 100 पे। नेक्स्ट, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी 100 में से 10% माइनस कर दो तो अल्टीमेटली डिस्काउंट कितने रुपए में हो जाता है, 90 में। और अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो 100 प्लस प्रीमियम यानी कि 110, ठीक है, ये चीज़ समझ जाएगी। अब अपन ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले बोला वी हैड परचेज आर असेट्स, अपन ने एक असेट्स परचेज किया। अगर अपन ने असेट्स परचेज किया तो जनरल एंट्री लिख देते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग असेट्स परचेज। कितने रुपए का परचेज किया स्टूडेंट्स, 99,000 का। आप फॉर्मेट बनाएगा, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और कितने रुपए का परचेज किया, 99,000 लिख दिया, दैट्स इट। अब नेक्स्ट कंडीशन ये कि अगर अपन ने डिबेंचर को पार पे इशू किया है, मैंने फर्स्ट लिख दिया है आगे डेट वाले कॉलम में, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वेंडर जो अपने लिए अभी लाइबिलिटी थी, क्रेडिट थे, वो अब क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी क्लोज हो रही है। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, अब अपन डिबेंचर को काय पे इशू कर रहे हैं, पार पे, तो क्या डिस्काउंट और प्रीमियम आएगा क्या, नो। तो आपको क्या लिखना है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, दैट्स इट। कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे अपन को, ये कैलकुलेट करना है। तो अपन को ये पता है कि वेंडर कितने से क्रेडिट है, 99,000, यानी डेबिट भी कितने से होना चाहिए, 99,000। तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन को कितने डिबेंचर इशू करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, फर्स्ट केस में मैं वर्किंग नोट बना देती हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। लिख देते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर इशूड, हमने कितने डिबेंचर इशू करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो फर्स्ट केस इज दैट कि आपने डिबेंचर को काय पे इशू करा है, पार पे। तो कंसिडरेशन क्या था, आपने वेंडर के अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया था, 99,000। तो फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला इज दैट कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो हमने डिबेंचर को काय पे इशू करा है, पार पे, यानी कि अपन 99,000 को कैसे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो 00 से 00 टर्मिनेट होता है, अल्टीमेटली आंसर आता है 990, यानी हमको कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, 990। तो अब अपन लिख देते हैं एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो एंट्री हो जाएगी 990 मल्टीप्लाई बाय 100, यस और नो। तो 990 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 99,000, दैट्स इट। आगे की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर जब अपन सेम कंडीशन लेते हैं बट अपन डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, 10% का क्या है डिस्काउंट, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, मतलब फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहती है, तो अपन सिंपली एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें आ गई तो अपन एक ही एंट्री बना रहे हैं। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आपको पता है एक तरीके से लॉस होता है तो डेबिट हो जाता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। अब वेंडर का अकाउंट डेबिट कितने से करा, 99,000, कितने से करा, 99,000। तो अब आप देखिए वेंडर यानी कि हमको ये समझ में आ जाता है कि अब अपन को ये ध्यान रखना है कि हमको कितना अमाउंट एडजस्ट करना है, क्या करना है, कितना अमाउंट एडजस्ट करना है। तो अब आप देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा सेकेंड केस में हमको वेंडर कितने रुपए से लिखा था, कंसिडरेशन कितना देना है 99,000, डिवाइड कर दो, पहले इशू प्राइस क्या था 100, अब 100 में से अपन कितना माइनस कर देंगे, डिस्काउंट माइनस कर देंगे 10 रुपीज़ का, तो हो जाएगा कितना 90, तो अपन 90 लिख देते हैं, 0 से 0 टर्मिनेट, तो अल्टीमेटली हो जाता है क्या 1100, यानी कि अपन 1100 डिबेंचर को क्या करने वाले हैं, इशू। ठीक है, तो एंट्री अपन कर देते हैं, वेंडर अपन को कितने डिबेंचर इशू करने हैं, 1100। अब अपन को ये चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा, 1100 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 90, मतलब 1100 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 99,000 आ जाए, आप ये भी समझ सकते हो। और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, 1100, डिस्काउंट कितने का है 10 का, तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 10 वुड गिव्स यू 10,000, और यहाँ पे लिख देंगे 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि डिबेंचर तो अपन 100 रुपये का दे रहे, तो उसको तो फेस वैल्यू से ही अपन मेंबर बनाएंगे, तो हो जाएगा कितना 1100, ठीक है, 1,10,000 के आसपास हो जाता है, ठीक है, 1,10,000। होप ये चीज़ समझ में आ गई, ये मैं कैंसिल करके लिख देती हूँ वरना आपको समझ नहीं आएगा। 110,000, ये किसका अमाउंट है, इसका अमाउंट है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। अब आप इसका नरेशन तो सिंपल लिख सकते हैं, नरेशन क्या होता है, जनरल एंट्री का शॉर्टकट, यानी बीइंग 1,100 डिबेंचर्स इशूड, ठीक है। अब थर्ड केस में अगर अपन ने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर दिए तो सिंपल सी बात है, वेंडर अकाउंट तो डेबिट होना ही, तो लिख देते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्लियर। तो अब अपन को डिबेंचर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो देखिए हमको कंसिडरेशन कितना देना था 99,000 को अपन क्या कर देंगे डिवाइड, देखो इशू कितने पे करा, डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या थी 100, प्लस हमको पता है कि प्रीमियम कितना है 10%, यानी कि 10 है, तो 110, ठीक है। तो हमारे पास इशू प्राइस कितनी हो जाती है 110, तो अपन इसको कैसे डिवाइड कर देंगे 110, जो आपको फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 0 से 0 टर्मिनेट, 11 9 00, यानी कि अपन को कितने डिबेंचर इशू करने पड़े 900। आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गई होगी क्या, कि अगर अपन प्रीमियम पे इशू करते हैं तो अपन को सबसे कम डिबेंचर इशू करने पड़ते हैं, बट अपन डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो अपन को ज़्यादा डिबेंचर इशू करने पड़ते हैं, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अपन ने कितने डिबेंचर इशू करे 900, तो सिंपल अपन लिख देते हैं 11% डिबेंचर, आपको पता है डिबेंचर अकाउंट हमेशा कैसे आता है फेस वैल्यू से, तो फेस वैल्यू अपन ने लिख दी, फिर 900 पे अपन ने प्री सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लिया 100, तो 900 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 वुड गिव्स यू 90,000, 900 मल्टीप्लाई बाय 10 वुड गिव्स यू 9,000, जैसा अपन ने ऊपर किया था। अब आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 110 गिव्स यू 99,000, दैट्स इट। इसी के साथ ये टॉपिक आपका क्लियर होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं बेटा, आगे आप उनको सॉल्व कीजिएगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इशू करा है अपन ने डिबेंचर को, बट अपन उसके अंदर इंटरेस्ट भी एडजस्ट करना सीखेंगे। थैंक यू।